गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे आज 14 तारीख है, अप्रैल का महीना है। आज नन अदर देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, मनाया जाता है और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बारे में बड़ा उसका संघर्ष भरा जीवन हम आजकल NTV पर कभी पापा देखते हैं तो उनको हम देख लेते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मुझे प्रेरणा आई कि मुझे उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बैरिस्टर भी थे, इंडियन जर्नलिस्ट भी थे। ये है हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनके बारे में हम बता दें थोड़ा सा। क्या ये इनके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। तो जिसे कानून मंत्री कहते हैं, वो फर्स्ट कानून मंत्री हमारा आज़ाद भारत के थे। वे प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के उत्थान के लिए, क्योंकि वो दलित परिवार में पैदा लिए थे और उन्होंने संघर्ष देखा था कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके उत्थान के लिए और भारत में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन का परित्याग कर दिया। वे दलितों के मसीहा के रूप में मशहूर हैं। आजकल भीम सेना वगैरह जो बनी हुई है, तो वैसे अब तो उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा कानून की किताब लिख दी, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय है। नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह PhD होल्डर थे, MBBS नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। और उनके पिता थे रामजी मालोजी सकपाल। भीमाबाई के नाम से उसकी माँ जानी जाती थी। उनकी जो जीवन साथी थी, फर्स्ट उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहला विवाह रमाबाई अम्बेडकर से हुआ था और दूसरा विवाह सविता अम्बेडकर से हुआ था। ये 1906 में इसकी पहली शादी हुई थी और उनकी वाइफ 1935 में एक्सपायर कर गई थी, डेथ हो गया था। फिर उन्होंने दूसरी विवाह 1948 में आज़ादी के बाद उन्होंने की थी। और महज मतलब लगभग कह सकते हैं 8 साल के बाद उनका मतलब अम्बेडकर जी का निधन भी हो गया था। उनकी एजुकेशन की बात करें तो एलिफिंस्टन हाई स्कूल मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में MA किया था, ठीक है, अर्थशास्त्र में किया था। और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD भी की थी। विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में कि एजुकेशन के बारे में कैसे उन्होंने संघर्ष करके उस समय में, जिस समय में एक दलित, दूसरा पैसा नहीं और पढ़ने का इतना जुनून और 7 समंदर जाके पढ़ना वो मामूली बात नहीं था। 1923 ईस्वी में डॉक्टर ऑफ साइंस की उन्हें उपाधि से नवाजा गया था और मास्टर ऑफ साइंस से 1921 में। देखिए, और उन्होंने जो दैट मीन्स सोशल एक्टिविस्ट भी थे, तो उन्होंने कौन कौन सा संघ? समता सैनिक दल, स्वतंत्र श्रम पार्टी, अनुसूचित जनजाति संघ से वो जुड़े हुए थे। राजनीतिक विचारधारा कहते हैं कि हाँ, उनकी विचारधारा थी कि सबको इक्वल राइट्स मिले, समानता का अधिकार मिले, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उनके प्रकाशन क्या किया? अछूत और अपृष्ट पर निबंध जाति का विनाश, मतलब निबंध जाति का विनाश के बारे में उन्होंने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और दूसरी उन्होंने शायद इस पर उनको वीज़ा की प्रतीक्षा, वेटिंग ऑफ फॉर ए वीज़ा, ये शायद USA की उन्होंने शायद एक पेपर, रिसर्च पेपर है इनका एक। उनका डेथ 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। मतलब वो महज 65 एज के होंगे तकरीबन, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छे लोग ज़्यादा दिन रहते नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का थोड़ा सा परिचय क्या है कि उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अम्बेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर फैली बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपंग बना दिया था, जिसे देखते हुए अम्बेडकर जी ने दलितों की हक की लड़ाई लड़ी और देश की सामाजिक स्थिति में काफ़ी हद तक बदलाव भी किया। कहते हैं कि उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मतलब जिसमें हमारा संविधान तैयार हो रहा था, उसमें बैकवर्ड तो छोड़िए, फॉरवर्ड की बात कर ले तो कोई उतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। तो पढ़ाई को उन्होंने बड़ा तवज्जो दिया और उनका एक
अलग पहचान बन के आया। नहीं तो कौन छोटी जात को कौन उस वक्त जितना जाति कास्टिज्म सिस्टम था तो उस वक्त कौन उसको बैठने देता। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द पावर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। उसका नाम तभी मध्य प्रांत हुआ करता था, जो अभी एमपी इसको बोलते हैं, उसको मध्य प्रांत बोलते थे। और 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के इंदौर पास महू में रामजी मौलोजी सतपाल भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है। उनके पिता तभी के जो ब्रिटिश आर्मी में क्या थे, सूबेदार थे, जो कि उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। तो उस वक्त इंदौर में थे, लेकिन 3 साल बाद वो उसके पिताजी रिटायर कर जाते हैं। तो वो लोग कहाँ, महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट कर जाते हैं। तो और आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जो सबसे छोटे संतान थे अपनी फैमिली के, मतलब भीमाबाई और सतपाल जी के, और वो 14वीं और आखिरी संतान थे, इसलिए उन्हें लोग ज़्यादा मानते थे। मराठी परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के आंबवाड़े से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। वे महार जाति यानी कि दलित वर्ग के से संपर्क रखते थे। उसको आजकल जो महार जाति इसको बोलते हैं, दलित वर्ग, उसमें जिनकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव दिखाया जाता था। अब तो वो मिटा दी उन्होंने, मतलब लगभग कम है। यही नहीं, दलित होने की वजह से उन्हें उच्च शिक्षा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि सभी कठिनाई को पार करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का परिचय देते हैं थोड़ा सा। अभी एक्चुअली सब तो जानते हैं, लेकिन अभी जस्ट हम बताना चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई के बारे में बता दें थोड़ा सा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा, क्योंकि हम लोग आज बेसिकली हम शिक्षाविद ही हैं, तो चाहते हैं कि वो शिक्षा पर हम जोर दें ताकि पता चले कि शिक्षा के वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। और शिक्षा एक वेपन है, और शिक्षा कहे तो कहीं की आपकी भागीदारी शो करता है हर समाज में, हर वर्ग में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों के दिए जाने वाले विशेषाधिकार का फायदा मिला। देखिए वो दलित थे, थोड़ा सा उन्हें इनिशियल पुशअप कहाँ से मिला, क्योंकि उसके पिताजी डिफेंस में थे, तो इसलिए उसके पिताजी को थोड़ा आइडिया भी था, मतलब जल्दी कोई सप्रेस नहीं कर सकता था उसे, थोड़ा कानूनी दांवपेच भी आता था, तो विशेषाधिकार का फायदा मिला। लेकिन उनके दलित होने की वजह से इन स्कूल में उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। दरअसल उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास रूम के अंदर तक बैठने की अनुमति नहीं थी, और तो और यहाँ उनको पानी भी नहीं छूने दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर पानी देता था। अगर चपरासी छुट्टी पर हो तो दलित बच्चों को उस दिन पानी भी नसीब नहीं होता था। इतना दुख भरा जीवन था, और वो फिर भी वो पढ़ाई की क्या ललक थी। कहीं न कहीं विजनरी एक्शन में था, उन्हें समझ था कि आज न कल तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ एक भागीदारी ज़रूर हमारी समाज में होगी। फिलहाल अंबेडकर जी ने तमाम संघर्षों के बाद भी अच्छी शिक्षा हासिल की। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दापोली में सतारा में लिया था, दापोली के सतारा में, क्योंकि उसके पिताजी सतारा शिफ्ट कर गए थे महाराष्ट्र में। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में एलिफिस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इस तरह से वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए, जो फर्स्ट दलित थे, उन्होंने उस शिक्षा हासिल की थी। और 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्होंने खुद से लिखी गई किताब बुद्ध चरित, केलुस्कर जो थे बुद्ध से, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा था, गिफ्ट के तौर पर ऐसे बता दें कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शायद यहीं से उनकी दिमाग में ये विचारधारा डाल दी गई होगी। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। कहते हैं कि 25 रुपया उसको स्कॉलरशिप मिलता था बड़ौदा, और जिस वजह से उससे आगे की उसमें 25 रुपया ज़्यादा मायने रखता था स्कॉलरशिप के तौर पर उसे। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, और वे होनहार और
कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। और 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एलिफिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया। दरअसल वे पहले दलित विद्यार्थी जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने के से वह फारसी से उत्तीर्ण हुए। भाई उस वक्त इतना दबदबा था कि संस्कृत वही पढ़ सकता है जो कि ब्राह्मण होंगे, अदरवाइज उच्च कास्ट के ही लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या की, संस्कृत पढ़ने पर उसे मना था, इस वजह से उन्होंने फारसी से उत्तीर्ण किया, उसको तो फारसी लेनी पड़ी। और इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने से कोई उसको रोक नहीं सकता था। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान में फेलोशिप पाकर अमेरिका से कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल लिया। क्या किया वो फेलोशिप, बताए भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा राज्य से उसको क्या मिलता था, फेलोशिप अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, उसको बड़ौदा से किया गया रक्षा मंत्री बना दिया। लेकिन वहां पर भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राजा तो प्रभावित थे, लेकिन सारी और उसके जो कंसर्न पर्सन थे वो प्रभावित उनसे नहीं थे। तो उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक उनसे इसमें काम नहीं किया। और क्योंकि उन्हें प्रतिभा के लिए बड़ौदा राष्ट्र छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिनसे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। देखिए ये जो स्कॉलरशिप था वो उसकी प्रतिभा की वजह से उन्हें प्राप्त हुआ। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए। देखिए अमेरिका में उसकी एक स्टैचू बनी हुई है, अम्बेडकर स्टैचू इन यूएसए। देखिए साल 1915 में अम्बेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, देखिए समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र में एमए की मास्टर डिग्री हासिल की। लोग एक में हासिल करना हालत खराब होता है, कितनी डिग्रियां उन्होंने, और वे बाहर से जाकर के की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य पर रिसर्च भी किया था। प्राचीन भारत का वाणिज्य मतलब इकोनॉमिक्स प्राचीन भारत पर रिसर्च की थी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और 1916 में उसको क्या मिला, अमेरिका से उन्होंने क्या की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई। उनके पीएचडी शोध का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, अब यूनिवर्सिटी और लंदन से उसके क्या रिलेशन संबंध थे बताते हैं आपको। फेलोशिप खत्म होने के पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। वे ब्रिटेन होते हुए भारत वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमए, एमएससी और पीएचडी एंड डीएससी और विधि संविधान में वार एट लॉ की उपाधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर भारत लौटे। मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन आ रहा था, रास्ते में रजिस्ट्रेशन करवा कर लौटा। भारत लौटने पर उन्हें सबसे पहले स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बड़ौदा के राजा के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप भी वहीं से बड़ौदा से मिल रहा था, सरकार से मिला। तो उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। हालांकि उसके लिए ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफी पीड़ा सहनी पड़ रही थी। इतना पढ़ा लिखा था फिर भी लोग उसको क्रश कर रहे थे। यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। सुनने में आया कि ऐसे ही उसको एक किराए का मकान मिल तो गया, लेकिन दूसरे ही तीसरे दिन शायद पता चल गया इसमें जो रहता है वो अछूत है, तो उसको पूरा समाज जो है उसको मारने आ गया था। उसके साथ जो एक वर्कर था, कोवर्कर जो था, शायद चपरासी होगा, बड़ा अधिकारी होने के बावजूद वो उसको पीछे के रास्ते उसको वहाँ से ले गए, अदरवाइज वहीं उसको समाज के लोग मार दिए होते। इसके बाद अंबेडकर ने सैन्य मंत्री की जॉब छोड़कर एक निजी शिक्षक और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्होंने कंसल्टेंसी बिजनेस, परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक स्थिति की वजह से उनका ये बिजनेस बर्बाद हो गया। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोच रहे थे लेकिन वो बर्बाद हो गया। आखिरी में मुंबई वापस लौट गए और जहाँ उनकी मदद बॉम्बे गवर्नमेंट ने की और वे मुंबई से सिडेनम हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
एंड इकोनॉमिक सिडेनम, हम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वहाँ उसको प्रोफेसर बना दिया गया, क्योंकि अंग्रेज का शासन था तो उसको प्रोफेसर बना दिया गया। तो इस दौरान उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए साल 1920 में एक बार फिर से भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? कि पढ़ाई की जुनून कितनी थी, उनको लगता था कि भाई इस पढ़ाई से भी ये लोग मेरा कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक हथियार उसको लग गया था कि भाई समाज से लड़ना है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। फिर क्या 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने अपनी DSc की डिग्री प्राप्त की। आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉन जर्मनी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के लिए कुछ महीने गुजारे। कहाँ नहीं गया वो। साल 1927 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में, जिस बार काउंसिल होता है, बैरिस्टर के रूप में काम किया और 8 जून 1927 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। मतलब वहाँ पर भी काम किया, ब्रिटेन में काम किया और वहीं पर उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। और छुआछूत और जातीय भेदभाव और छुआछूत मिटाने की लड़ाई, मतलब उसका दलित मूवमेंट था, क्योंकि बहुत देख ही रहे हैं कि बचपन से उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के प्रताड़ित किया गया था कि आप छोटी जाति में पैदा हुए, इसलिए उसको मूवमेंट तो करना ही था। भारत लौटने पर उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपने जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा था। अम्बेडकर जी ने देखा था कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव जिस तरह देश को बिखेर रही थी, अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अम्बेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया। जी हाँ, साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अम्बेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हसीय समुदाय में, मतलब जो समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। जब इलेक्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा भाई इसका भी इलेक्शन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। देखिए आरक्षण की नींव कैसे वहाँ से रखी गई, जहाँ एक बड़े लंबे समय तक, आज हम लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन समझिए एक लंबे समय तक जिसको आप क्रश करके रखे थे, आज उसको 2-4% आरक्षण ही दे दिए तो क्या दे दिए। तो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए अम्बेडकर ने लोगों पर अपनी पहुंच बनाने और समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों को खोज शुरू कर दी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने और छुआछूत मिटाने के लिए अम्बेडकर जी ने के जुनून से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को खोज निकाला। बता दें कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार करना था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1920 में उन्होंने कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक सामाजिक पत्र की स्थापना की, मतलब जैसे आर्टिकल छापवाते हैं उस तरह से। अम्बेडकर जी के इस कदम से पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। इसके बाद से लोगों ने भीमराव अम्बेडकर को जानना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो समाज में जो डिफरेंस था, जातीय डिफरेंस को वो पत्रिका के माध्यम से वो बाहर में दिखाने लग गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ग्रे के इन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानून, मतलब ये क्या था, बार काउंसिल जिस तरह से होता है उस तरह से उन्होंने ग्रे के इन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानून काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामले की वकालत करने वाले विवादित कौशलों को लागू किया और जातिगत भेदभाव करने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मण नेताओं की लड़ाई लड़ी। जैसे आपका कई गैर ब्राह्मण नेता भी थे, उसके ब्राह्मण के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और सफलता भी हासिल की। इन्हीं शानदार जीत की बदौलत उन्हें दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने का आधार मिल गया। उनको मिल गया कि भाई आधार तो है, मतलब आई हैव द पावर। तो उसके बाद बता दें कि 1927 में अम्बेडकर जी
ने छुआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने के बजाय महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चले और दलितों के अधिकार के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। अब क्या था, इस दौरान उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन के जरिए अंबेडकर जी ने यह मांग की कि सार्वजनिक पेयजल स्रोत सभी के लिए खोले जाए और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार की बात की जाए, जो आज शायद है। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और प्राचीनतम प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। साल 1932 में दलितों के अधिकार के लिए क्रूसेडेयर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अंबेडकर जी ने गांधी जी के विचारधारा का विरोध भी किया, जिन्होंने एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी उन्होंने दलितों के चुनाव में हिस्सा बनने की मांग की थी। मतलब जो एक दलित मांग क्या की थी कि मतलब एक दलित नेता के लिए वो कहते भाई उसको सपोर्ट करना हम चाहते हैं, लेकिन गांधी जी ने उस पर थोड़ा नाराजगी जताई थी। बाद में वे गांधी जी के विचारों को समझ गए, जिसे पूना संधि मतलब पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक विशेष मतदाता की बजाय क्षेत्रीय विधानसभाओं और राज्य के केंद्रीय परिषद में दलित वर्ग के आरक्षण दिया गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक सेंट्रल लेवल पर ना लेकर के एक क्षेत्रीय लेवल पर उन्हें मतलब आरक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि पूरा संविधान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के अंतर अस्थायी विधानसभाओं के दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण में पूरा के लिए पूना संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब दोनों, ये एक देखिए, एक ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय, एक ब्राह्मण और एक भीमराव अंबेडकर शूद्र, दोनों के बीच में एक साइन किया गया था, भाई ऐसा है आरक्षण तो दिया जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ये सिग्नेचर है, देखिए बड़ा सुंदर सा सिग्नेचर लग भी रहा है कि उस समय के सबसे पढ़े लिखे इंसान का सिग्नेचर है। 1935 में अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। इसके चलते अंबेडकर मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से ज़्यादा किताबें भी थी। सोचिए, पढ़ने का इतना जुनून। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके बाद 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से जीत हासिल की। देखिए, पार्टी के निर्माण किया, एक राजनीतिक भी थे और 15 सीट भी हासिल की। उस साल 1937 में अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन फॉर कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की थी। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक प्रकाशित की थी, हु वेर द शूद्र, कौन थे शूद्र, जिसमें उन्होंने दलित वर्ग के गठन के बारे में व्याख्या की है। 15 अगस्त 1947 को जो भारत अंग्रेजों के हुकूमत से जैसे ही आज़ाद हुआ, वैसे उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था। उसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग की हरिजन नाम दिया था। हरिजन जो आजकल नाम सुनते हैं, उन्होंने किसने महात्मा गांधी ने नाम दिया था, जिससे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जाति जाने लगी। लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज के छुआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया गया हरिजन नाम नागवार था। मतलब और उन्होंने इस बात पर जमकर विरोध किया। इनका कहना था कि अछूत समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा है, वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही नॉर्मल इंसान है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वायसराय
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग और संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने, लॉ मेकर, फर्स्ट लॉ मेकर। जिस पर उन लोगों ने राज किया वो खुद एक कानून मंत्री था। दलित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मंत्री बनना उसके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य देश में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म करना था और एक छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना, साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलाना था। भीमराव अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। भीमराव अंबेडकर के मुताबिक अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश में एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर खास जोर दिया। भाई एजुकेशन फॉर ऑल। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरी और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। मतलब सबको मनाने में सफल रहे। भाई देखिए कितना पीछे रह गए। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, छुआछूत की जड़ से खत्म किया, महिलाओं को अधिकार दिलवाए, समाज के वर्गों के बीच फैले अंतर को खत्म किया। इस इतना लक्ष्य उसके जीवन का था, वो उन्होंने पूरा किया एक संविधान बना करके। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता, बंधुत्वता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 साल 11 महीने 7 दिन की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत देश के रत्न और बिहार के गौरव जिनको जाना जाता है, को सौंप कर देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। कितना इतना बड़ा मेहनत था उनका, कितना 2 साल 11 महीने और 7 दिन। इसलिए 26 नवंबर को क्या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना को भी मदद की। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर प्रगति की। उसके साथ ही उन्होंने स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया। वे निरंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने की भी कोशिश की और इसके पारित नहीं होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई जब मतलब इस संविधान बना, मतलब ऐसा कानून पारित नहीं होगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में सीट के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया। इसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसके सदस्य रहे। 1955 उन्होंने अपना पहला ग्रंथ भाषाई राज, मतलब 56 में तो मरे ही गए थे, 56 में निधन ही हो गया था, अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के छोटे और प्रबंधन योग्य राज्य में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 साल बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। 45 साल लग गए उसके प्रस्ताव को समझने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और विदेश नीतियों की भी बनाई। भाई सोच लीजिए, जितना आपको संविधान में दिख रहा है वो सब अंबेडकर जी का दिया हुआ है। अपने जीवन में लगातार कोशिश करते रहे और अपनी कठिन संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से प्रजातंत्र को मजबूती देने
राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को स्वतंत्र और अलग अलग किया, साथ ही समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को स्थापित किया। इसी के साथ आगे कहने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू। अंदर से उद्गार था कि भाई अंबेडकर जी के को सत सत नमन कि आज एजुकेशन के बल पर वो कहाँ से कहाँ चले गए। जहाँ रूढ़ी माइंड वहाँ सेट कर रखा था कि भाई अब तो पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ के दिखाया और किसी भी अफसर को उन्होंने जाने नहीं दिया। तो होप आपसे उम्मीद ये करते हैं कि अभी यदि आपको अवसर मिल रहा है तो कभी इसको गंवाएं नहीं। ये आर्टिकल नेट से मुझे मिला और अच्छा लगा मुझे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू।